मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर करेंगे 9th क्लास के भूगोल का पुस्तक का तीसरा चैप्टर अपवाह। अपवाह शब्द एक क्षेत्र विशेष के नदी तंत्र को परिभाषित करता है। एक क्षेत्र में कौन सी नदियाँ बह रही हैं, कहाँ से कहाँ तक, ये सब क्या कहलाता है? अपवाह कहलाता है। भारत के प्राकृतिक मानचित्र को देखकर ज्ञात होता है कि अलग अलग दिशाओं से निकली छोटी छोटी धाराओं के मिलने से एक मुख्य नदी का निर्माण होता है। मतलब एक जो मुख्य नदी के अंदर बहुत सारी नदियाँ आकर के मिलती हैं, जैसे कि ये एक नदी है, मुख्य नदी है, इसके अंदर छोटी छोटी अनेक धाराएं जो है आकर के, अनेक नदियाँ आकर के जो है वो मिल जाती हैं। तो जो ये नदी होगी वो कौन सी नदी होगी? मुख्य नदी होगी। यह नदी अंततः किसी झील, सागर या महासागर में या जल के बहुत बड़े हिस्से में जाकर के समा जाती है। एक नदी तंत्र जिस क्षेत्र के जल को प्रवाहित करता है उसे अपवाह द्रोणी कहा जाता है। कोई पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती हैं। दो नदियों को अलग करने वाली रेखा क्या कहलाएगी? वह कहलाएगी जल विभाजक रेखा। ये देखिए इधर ये जल विभाजक रेखा, ये नदी, यहाँ पर पानी है और इससे अलग, तो ये कौन सी रेखा होगी? हमारी जल विभाजक रेखा। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी है। तो अमेजन नदी के अंदर सबसे ज़्यादा जल जो है वो समाहित है। भारत में अपवाह तंत्र। भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्य रूप से भौगोलिक आकृतियों के माध्यम से होता है और इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में बांटा गया है, हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। जो हिमालय की नदियाँ होती हैं उन नदियों के अंदर वर्षा के पानी के अलावा हिमालय पर्वत पर जो हिम होती है उसका पानी भी आता है, इसलिए ये नदियाँ 12 के 12 महीने इन नदियों के अंदर पानी रहता है। लेकिन जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं वो जो है केवल वर्षा ऋतु में ही, कुछ वर्षा ऋतु के मौसम में ही उनके अंदर पानी होता है और बाकी के टाइम पर उनमें बहुत ही कम पानी नज़र आता है, क्योंकि जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वर्षा के पानी पर निर्भर करती हैं। हिमालय की ज़्यादातर नदियाँ 12मासी नदियाँ होती हैं, इनमें साल भर पानी रहता है, क्योंकि वर्षा के अलावा ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाली हिम द्वारा भी इन्हें जल मिलता है। लेकिन जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं इनमें कौन कौन सी हैं? हिमालय की नदियों में मुख्य नदियाँ सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी। ये अपने मार्ग के ऊपरी हिस्सों में तीव्र अपरदन किया करते हैं और अपने साथ बड़ी तादाद में सिल्ट एवं बालू का संवहन करते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो है वो अपने साथ बड़ी संख्या में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती हैं और मध्य निचले हिस्से में नदियाँ विसर्प, गोखुर झील और अपने बाढ़ वाले मैदानों से बहुत से अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं। जैसे कि ये नदी स्रोत है, यहाँ से नदी निकल रही है, ये नदी का ऊपरी भाग हुआ है, ये उसका मध्य भाग, और ये विसर्जन नदी बह रही होती है तो वो अपना रास्ता जो वो बनाती रहती है और इस तरीके से यू आकार बना लेती है। लेकिन वो नदी के साथ ही मिला रहता है, उसे क्या कहते हैं? हम विसर्प कहते हैं। लेकिन अगर जो ये यू आकार वो नदी से अलग हो जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे? गोखुर झील कहेंगे। और ये नदी का फिर निचला भाग, और ये जब नदी किसी सागर में गिरती है, महासागर में गिरती है तो उसका प्रवाह जो होता है वो धीमा हो जाता है और अनेक धाराओं में वो प्रवाहित बढ़ जाती है और इस प्रकार से वो डेल्टे का निर्माण करती है। जो हिमालय की नदियाँ होती हैं, हिमालय की नदियाँ जो होती हैं वो बहुत ही लंबी होती हैं अपेक्षा प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ जो है वो कम लंबी और कम छिछली होती हैं, उनमें पानी भी कम होता है। हिमालय की नदियाँ, हिमालय में 2-3 महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, वो सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी। ये नदियाँ लंबी हैं और कई महत्वपूर्ण बड़ी सहायक नदियाँ आकर इनमें मिलती हैं। किसी नदियाँ उसकी सहायक नदियों को, जब कोई नदी होती है और उसके अंदर अनेक अन्य नदियाँ आकर के मिल जाती हैं तो जो मुख्य नदी है वो क्या कहलाती, जो अन्य नदियाँ हैं वो मुख्य नदी की क्या कहलाएंगी? सहायक नदियाँ कहलाएंगी। सिंधु नदी के बारे में हम बात करेंगे। अब सिंधु नदी मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से निकलती है और पश्चिम की तरफ बहती हुई यह नदी भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले से प्रवेश कर एक अति खूबसूरत दर्शनीय घाट का निर्माण करती है। देखिए इधर ये हमारी सिंधु नदी है, ये यहाँ से निकल रही है मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील के निकट से यहाँ से निकल रही है और ये
इधर से गाज का निर्माण करते और फिर ये पाकिस्तान में प्रवेश करते और इस तरीके से फिर ये बंगाल उसमें अरब सागर में जा कर के गिर जाती है। और ये रावी, सतलुज, झेलम ये नदी, फिर चेनाब, रावी और सतलुज ये सब के सब सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। इस इलाके में अन्य बहुत सी सहायक नदियां जैसे सास्कर, नुब्रा, सयोक, हुंजा। सिंधु नदी बलूचिस्तान और गिलगित से प्रवाहित होते हुए अटक में पर्वतीय इलाकों से बाहर निकलती है। सतलुज, रावी, व्यास, चेनाब और झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के नज़दीक सिंधु नदी में मिल जाती हैं। ये पाकिस्तान का मिठानकोट है, तो ये यहाँ पर सारी की सारी नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज ये सब के सब उसे मिल जाते हैं। धन्यवाद।